स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नीलेश जोगी एक्सेल में। मैं MS एक्सेल पर आधारित प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। फिलहाल मैंने MS एक्सेल में स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की प्रोग्रामिंग की है, जिसकी सीरीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सीरीज़ के पार्ट 1 में मैंने सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम जो इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में समझेंगे और जो मास्टर सेटिंग है वो मास्टर सेटिंग किस तरीके से करना है उसके बारे में समझेंगे। तो ये एक्सेल की फाइल है, इसे डबल क्लिक करके मैं ओपन करता हूँ। ये जो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ये सभी स्कूल्स के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें आप स्टूडेंट का जनरल रिकॉर्ड भी मैनेज कर सकते हैं और जो फीस का रिकॉर्ड है वो भी मैनेज कर सकते हैं, जो कि सभी स्कूलों की नीड होती है। ठीक है, जब आप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, यानी कि ये एक्सेल की फाइल है और सभी स्कूल्स वगैरह में एक्सेल में ही सारा वर्क किया जाता है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं सारे सिस्टम एक्सेल में ही बनाता हूँ और यूज़ करने में बहुत ही आसान होते हैं। बहुत ही आसानी से आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और ये ऑफलाइन है, एक्सेल की फाइल है, आपका डेटा आपके पास रहेगा, किसी अन्य के पास डेटा नहीं जाता है इसका। ठीक है, आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा, इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी गई है, आप वीडियो जरूर देखिएगा। आज हम इंस्ट्रक्शन के बारे में समझेंगे। उसके पहले मैं आपको ये दो बटन के बारे में बता देता हूँ। एक बटन है हाइड और शो। हाइड बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये जो आपको व्यू दिख रहा है, यानी कि जो एक्सेल के नॉर्मल टैब ऊपर दिखते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, वो टैब नहीं दिख रहे होंगे। जैसे मैं शो बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे वो दिखने लग जाएंगे। देखिए ये नॉर्मल एक्सेल दिखने लग जाएगा। ठीक है ना, ऊपर। ठीक है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, ये सारे टैब दिखने लग जाएंगे। वापस मैं हाइड पे क्लिक करता हूँ तो ये दिखना बंद हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। अब हम इंस्ट्रक्शन को समझेंगे। रीड इंस्ट्रक्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, हम धीरे धीरे सारे इंस्ट्रक्शन को एक बार पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर काम करते हैं तो हमें इसके बारे में जो निर्देश है, जो इंस्ट्रक्शन है, उसको समझना जरूरी है। अगर हमें निर्देश नहीं पता होंगे तो हम काम करने में हमसे गलती हो सकती है। ठीक है, इसलिए उसको समझना जरूरी है। तो एक है आवश्यक दिशा निर्देश, जो नियम है उसको पालन करना है। एक है सीटवार कार्य प्रणाली की जानकारी। ठीक है ना, इसमें आपको सारी सीट पर कैसे कैसे काम करना है ये बताया, और यहाँ पर जो निर्देश है उसके बारे में बताया। तो हम निर्देश पढ़ लेते हैं। मैं आपको एक एक निर्देश पढ़ के और समझा देता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है, यह स्टूडेंट रिकॉर्ड एंड फी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर MS एक्सेल में बनाया गया है। इस सॉफ्टवेयर को बहुत ही आसानी से उपयोग किया जा सकता है। इस सॉफ्टवेयर को उपयोग करने हेतु कंप्यूटर के ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको जरा सा हल्का फुल्का भी नॉलेज है, मतलब काम का, तो आप इस पर काम कर सकते हैं। आपको ज़्यादा नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत कुछ आना चाहिए, है ना। वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारा समझाया जाएगा कि आपको वर्क कैसा करना है। एक बार आप वीडियोस देख लेंगे, सीरीज देख लेंगे, तो आपको वर्क करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये सॉफ्टवेयर पूर्ण तो ऑफलाइन है, इसमें आपके डेटा की प्राइवेसी बनी रहती है। ठीक है, ये एक्सेल है ना, इसमें ये पूरा ऑफलाइन है। ये आप इसका जो डेटा होता है वो आपके पास ही होता है। इस सॉफ्टवेयर में वर्तमान शिक्षा सत्र के 1000 विद्यार्थियों की सामान्य जानकारी, फीस की जानकारी का संग्रह कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये सेटअप जो बनाया गया है 2025-26 जो शिक्षा सत्र होगा उसके लिए उपयोगी है, उसके लिए बनाया गया है। और इसमें जो आपके पास फिलहाल में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उन्हीं का डेटा रखना है। जो पढ़ के जा चुके हैं उनका डेटा हमको मैनेज नहीं करना है। ठीक है, वर्तमान में जो पढ़ रहे हैं उन्हीं का। और अगर आप चाहते हो कि जो बच्चे पहले पढ़ के जा चुके हैं उनका भी डेटा अगर आपको मैनेज करना है, तो हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर है, स्कॉलर मैनेजमेंट सिस्टम। उसे आप ले सकते हैं। उसकी जो सीरीज की लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से उस सीरीज को देख लीजिएगा। वो भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, उसमें आप पूरे बच्चों का डेटा रख सकते हैं, यानी कि जो बच्चा पहले पढ़ के जा चुका वो भी और वर्तमान में पढ़ रहे वो भी। स्कॉलर भी मैनेज कर सकते हैं और TC भी उसमें जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है पूर्व से अध्ययनरत एवं वर्तमान सत्र में नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी सॉफ्टवेयर में दर्ज की सकती है। यानी कि जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं स्कूल के अंदर और नए एडमिशन हो रहे हैं उनकी जानकारी इसमें दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, TC लेकर जा चुके हैं, विद्यालय छोड़ चुके विद्यार्थियों की जानकारी सॉफ्टवेयर में दर्ज नहीं करना है। यानी कि जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं या TC लेकर जा चुके हैं उनकी जानकारी नहीं दर्ज करना, क्योंकि इसमें गोशवारा वगैरह सब कुछ बनेगा। तो जितने बच्चे इसमें ऐड करते जाएंगे उनका गोशवारा बनेगा, उनका फी रिकॉर्ड बनेगा। तो हम जो बच्चे नहीं पढ़ रहे उनका रिकॉर्ड ना इंटर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और समस्त विद्यार्थियों को स्कॉलर क्रमांक होना अनिवार्य। स्कॉलर क्रमांक में जो ऑब्लिक होता है इसका उपयोग नहीं करना है। ठीक है, जो स्लेश होता है स्लेश का उपयोग नहीं करना है स्कॉलर नंबर के अंदर, ध्यान रखना। और स्कॉलर नंबर अनिवार्य है, बिना स्कॉलर नंबर के डेटा इंटर नहीं होगा इसमें। और स्कॉलर क्रमांक के आधार पर ही विद्यार्थी की जानकारी सर्च होगी। अतः स्कॉलर क्रमांक दो विद्यार्थियों के एक समान नहीं होना चाहिए। स्कॉलर नंबर यूनिक होना चाहिए, मतलब एक बच्चे को जो स्कॉलर नंबर दिया है वो किसी अन्य विद्यार्थियों को नहीं देना चाहिए। ठीक है, हर एक बच्चे के लिए यूनिक स्कॉलर नंबर होना चाहिए। इस सॉफ्टवेयर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होगा और परिवर्तन की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर स्कूल में जो परेशानियां होती है, काम करने को लेकर जो समस्या होती है उसको ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। इसलिए इसमें ना परिवर्तन की जरूरत है। और परिवर्तन करेंगे तो क्या होता है, कुछ फार्मूलाज एरर शो करने लगते हैं, इसलिए इसमें नहीं कर पाएंगे, है ना। चूंकि ये एक्सेल आधारित सॉफ्टवेयर है इसलिए डेटा सेव करने के लिए Ctrl+S प्रेस करते रहिए, जिससे डेटा सेव होते रहेगा। ठीक है, जैसे हम काम करते रहे तो काम करते करते बीच बीच में आपको Ctrl+S प्रेस करते रहना है।
जिससे क्या है कि आपका डेटा सेव होते रहेगा, है ना। और इस सॉफ्टवेयर पर कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मैक्रो इनेबल करें, इसके पश्चात ही कार्य प्रारंभ करें, ठीक है। मैक्रो इनेबल करना अनिवार्य है ये, और मैक्रो इनेबल नहीं करते तो जिसकी जो कोडिंग होती है वो कोडिंग रन नहीं करती है। और मैक्रो इनेबल करना बहुत आसान होता है। जब आपके पास ये फाइल आएगी तो यहाँ पर आपको इस जगह पर फार्मूला वार होगा, इस जगह पर आपके पास इनेबल एडिटिंग या इनेबल कंटेंट का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके मैक्रो इनेबल करना है। बहुत छोटा सा प्रोसेस है। और इस सॉफ्टवेयर पर कार्य करते समय किसी अन्य एक्सेल फाइल को ओपन ना करें, ठीक है। जब भी आप इस फाइल के अंदर काम करेंगे तो उस समय दूसरी एक्सेल फाइल को ओपन नहीं करना है। उससे क्या होता है कि इसके अंदर जो फार्मूलाज लगे गए हैं या इसके अंदर जो कोडिंग लगी गई है वो दूसरी एक्सेल फाइल पर भी अप्लाई होने लग जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब आप इसके ऊपर काम करें तो दूसरी एक्सेल फाइल आपको ओपन नहीं करना है, ठीक है। और इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करने हेतु आपको आपके कंप्यूटर सिस्टम में MS ऑफिस 2010 या उसके ऊपर का वर्जन इंस्टॉल होना अनिवार्य है। MS ऑफिस 2007 में फार्मूला एरर आते हैं। MS ऑफिस जो 2007 है, एक्सेल का जो 2007 का वर्जन है वो बहुत पुराना वर्जन है और वो कोडिंग को सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में 2010 या 10 के ऊपर का 2013, 16, 19, 21 कोई भी वर्जन इंस्टॉल होना अनिवार्य है। हालांकि 7 में भी चलता है मगर कुछ फार्मूलाज एरर शो करते हैं, इसलिए 7 उपयोग ना करें। इस सॉफ्टवेयर में कोई भी कॉलम या सेल इंसर्ट ना करें, ठीक है। कॉलम हो गया, रो हो गया, सेल, कुछ भी इंसर्ट नहीं करना है, ठीक है। इसमें अपने कंप्यूटर सिस्टम में दिनांक का फॉर्मेट DD MM YYYY अनुसार रखें, ठीक है। इस तरीके से आपका डेट फॉर्मेट आपका कंप्यूटर का होना चाहिए ना। दिनांक से संबंधित समस्त जानकारी इसी फॉर्मेट में दर्ज करें। आपको जो डेट अगर दर्ज भी करना है तो इसी तरीके से दर्ज करना है, डॉट नहीं लगाना है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, डेट जब इंटर करते हैं तो डॉट लगाते हैं, डॉट नहीं लगाना, इस तरीके से डेस लगाना है, ठीक है। सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिदिन फाइल को गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव में सेव करें, जिससे फाइल डिलीट या करप्ट हो जाने की स्थिति में बैकअप लिया जा सके, ठीक है। इसमें ये एक्सेल की फाइल है, ठीक है। अभी आपके कंप्यूटर में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होती है तो हो सकता है कि फाइल डिलीट हो जाए, तो इसलिए इसके सबसे मेन चीज़ ये है कि आप डेली शाम को काम होने के बाद आप शाम को आपके जो गूगल ड्राइव होता है गूगल ड्राइव के ऊपर इसे अपलोड कर दें, ठीक है, जहाँ पर डेटा आपका हमेशा सेव रहेगा। कभी आपका कंप्यूटर खराब भी हो जाता है तो इस एक्सेल फाइल को आप दूसरे कंप्यूटर में ईमेल से लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, या पेन ड्राइव में कॉपी करके रख सकते हैं शाम के समय, ठीक है ना, जिससे आपका काम हो गया। उसके बाद फॉर्म के माध्यम से जानकारी दर्ज करते समय ड्रॉप डाउन लिस्ट में से चयन करें। हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जब भी आप इसमें 2-3 फॉर्म दिए गए हैं, जैसे स्टूडेंट का एडमिशन करने के लिए, फीस डिपॉजिट करने के लिए, तो वहाँ पर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट दी गई है उसमें से सिलेक्शन करना है, ना कि हम मैन्युअली टाइप करें, ठीक है। और बालक के लिए बॉय एंड बालिका के लिए गर्ल दर्ज करें, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट डेटा भी इंटर करते हैं या फॉर्म के थ्रू भी करते हैं तो आपको जेंडर का जो सिलेक्शन करना है, बालक के लिए बॉय करना है, बालिका के लिए गर्ल दर्ज करना है, ठीक है। और जाति इस तरीके से दर्ज करना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मिस्टेक यहीं पर होती है, कुछ लोग जेंडर में एप लिख देते हैं, कोई मेल फीमेल लिख देता है, तो हमको उस कारण क्या गोशवारा वगैरह नहीं बन पाता है, प्रॉब्लम आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो जेंडर है बॉय और गर्ल दर्ज करना है, और जो जाति है कैटेगरी जो होगी वो इस तरीके से दर्ज करना है, SC ST OBC और जनरल, ठीक है। और यदि डेटा पेस्ट करते हैं तो वैल्यू में पेस्ट करें। डेटा आपको डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना है, Ctrl+C और Ctrl+V पेस्ट नहीं करना है, Ctrl+C करके Ctrl+Alt+V करना है। Ctrl+Alt+V करने से पेस्ट स्पेशल का जो डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा और वहाँ से वैल्यू को सिलेक्ट करना है। और उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना हुआ है, यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। प्रिंट करने हेतु A4 साइज के पेपर का उपयोग करें। सामान्यतः सभी लोग A4 साइज के पेपर का ही उपयोग करते हैं। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो PDF बनेगी वो आपके कंप्यूटर के C ड्राइव में जाकर सेव हो जाएगी, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो भी आप PDF बनाएंगे वो PDF आपके कंप्यूटर के C ड्राइव में जाकर सेव हो जाएगी। और समस्त सीट पर होम बटन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप आसानी से होम सीट पर जा सकते हैं। जैसे ये दिखा दो, ये होम बटन है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट होम सीट पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। और अंतिम परिणाम तैयार करने के पश्चात अपने स्तर पर जांच ले, त्रुटि के लिए निर्माणकर्ता जिम्मेदार नहीं होंगे, ठीक है। जैसे अगर आप पूरा काम कर ले उसके बाद आप एक बार जरूर चेक करें कि आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रॉपर वर्क करता है, जो एक्सेल सीट होती है प्रॉपर वर्क करती है, मगर क्या होता है कि कभी कभी डेटा इंटर करने में हमसे मिस्टेक हो जाती है और हमें लगता है कि यार यहाँ पर रिजल्ट गलत क्यों आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए डेटा हमेशा प्रॉपर तरीके से इंटर करो, एक बार अपने स्तर पर जरूर चेक करें। सॉफ्टवेयर खरीदने से पूरे डेमो सॉफ्टवेयर को भली भांति अपने स्तर पर जांच ले। सॉफ्टवेयर खरीदने के पश्चात रिफंड नहीं होगा। और यदि आप इस सॉफ्टवेयर को अपनी संस्था से उपयोग करना चाहते हो तो केवल 1000 रुपये में इसे खरीद सकते हैं, ठीक है। इसका जो प्राइस है वो केवल 1000 रुपये है। 1000 रुपये में इस सॉफ्टवेयर को आप खरीद सकते हो और अपने स्कूल हेतु उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो एक बच्चे के इसमें आप 1000 बच्चों का डेटा भी मैनेज कर सकते हैं, फीस का भी और स्टूडेंट रिकॉर्ड का भी। तो अगर आप देखेंगे तो एक बच्चे के ऊपर, एक बच्चे का डेटा मैनेज करने के ऊपर केवल आपको 1 रुपया खर्च हो रहा है, ठीक है। तो ये थे आवश्यक दिशा निर्देश। अब हम देखेंगे सीटवार कार्य प्रणाली की जानकारी, ठीक है। इसके ऊपर तो हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, मगर एक बार आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि क्या क्या वर्क करना है, किस तरीके से वर्क करना है, ठीक है। उसके बाद हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे।
सीटवार कार्यप्रणाली की जानकारी। सबसे पहले दिया है स्कूल प्रोफाइल, तो इस सीट पर स्कूल की सामान्य जानकारी दर्ज करना है, ठीक है। और अपलोड लोगो, इस सीट पर स्कूल का लोगो अपलोड करना है, अगर लोगो आपका होगा तो आप अपलोड कर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म, ये ब्लैंक एडमिशन फॉर्म दिया गया है जिसे प्रिंट करके उपयोग किया जा सकता है। यदि आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है आपके स्कूल का एडमिशन फॉर्म तो आप उसको उपयोग करिए, और अगर आप चाहते कि इसे उपयोग करना है तो आप इसे भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा फॉर्म दिया गया है, लगभग सारी ऑप्शन उसके अंदर दिए गए, 4 पेज का फॉर्म है एडमिशन फॉर्म, ठीक है। एड स्टूडेंट्स, इस शीट पर फॉर्म के माध्यम से विद्यार्थी की डेटा एंट्री की जा सकती है। डेटा एंट्री करने के लिए फॉर्म दिया गया है। व्यू रिकॉर्ड, और फॉर्म के माध्यम से दर्ज की गई जानकारी इसी सीट पर सेव होगी। आप चाहे तो इस सीट पर भी विद्यार्थी की डेटा एंट्री कर सकते हैं, यानी कि ये फॉर्म के थ्रू जो हम डेटा एंट्री करेंगे वो यहाँ पर जाकर सेव हो जाएगी। और अगर आपके पास डेटा ऑलरेडी बना हुआ है एक्सेल में तो आप इस सीट के ऊपर भी जाकर डायरेक्ट वैल्यू में पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सर्च मल्टीपल क्राइटेरिया, अब जो डेटा हमारे पास एंट्री की गई है उसको अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे क्लास टीचर को देने के लिए या प्रिंसिपल को देने के लिए, मैनेजमेंट को देने के लिए, ठीक है, स्टूडेंट का डेटा, तो अलग अलग क्राइटेरिया दिए गए, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सर्च करके आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। अपलोड फोटो, इस सीट पर विद्यार्थी की फोटो अपलोड की जा सकती है, जैसे आईडी कार्ड के लिए है ना, फिर रिसिप्ट के लिए, या 2-3 जगहों पर बच्चे की फोटो शो होगी, तो वहां पर आपको अगर फोटो आप अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यह लिखा है गार्जियन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आप अभिभावक की इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। इस सीट पर लिखा है विद्यार्थी के माता पिता पालक की सामान्य जानकारी दर्ज की सकती है, ठीक है। स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन, इस सीट पर स्कॉलरशिप हेतु विद्यार्थी की बैंक की जानकारी और स्कॉलरशिप पात्रता संबंधी जानकारी दर्ज की जा सकती है, यानी कि स्कॉलरशिप के लिए बच्चा पात्र है या नहीं है उसकी जानकारी भी आप इसके अंदर इंटर करके रख सकते हैं अलग से। जब भी आप प्रोफाइल अपडेट करेंगे बच्चे की तो आपको केवल कहीं पर नहीं आना, केवल इसी शीट के ऊपर जाना और डेटा प्रिंट कर लीजिए और सीधा आप ऑनलाइन जो भी आपको वर्क करना है वो कर लीजिए, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इस सीट पर विद्यार्थी की अन्य जानकारी दर्ज की जा सकती है, ठीक। हॉस्टल इन्फॉर्मेशन, जिस स्कूल में हॉस्टल संचालन होता है वो इस सीट का उपयोग करें ना, अगर नहीं होता तो आप इस ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। जो विद्यार्थी हॉस्टल सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं उनकी जानकारी इस सीट पर दर्ज की जा सकती है, ठीक है। स्टूडेंट समरी, यानी जिसे हम गोशवारा बोलते हैं, जिसे बनाने में हमें दिक्कत आती है, यहाँ पर हमें बनाना नहीं है, ऑटोमेटिक ही बन जाएगा, ठीक है। हम जैसे ही बच्चे की डेटा एंट्री करेंगे, एडमिशन करेंगे, ऑटोमेटिक बन जाएगा। यह लिखा है इस सीट पर अलग अलग 5 प्रकार का गोशवारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। बर्थडे रिमाइंडर, और इस सीट पर प्रतिदिन जिन विद्यार्थियों का जन्म दिवस है उनकी सूची प्राप्त की जा सकती है। जैसे स्कूल में क्या होता है कि बच्चों का जन्मदिन वगैरह मनाते हैं, बर्थडे बनाते हैं, तो उनका भी आप डेली आप आके केवल सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक उनकी लिस्ट आ जाएगी कि आज किन किन बच्चों का जन्मदिन है, ठीक है। एक एडमिशन रिसिप्ट है, जैसे एडमिशन करने के बाद लिखा है यहाँ पर प्रवेश करने के पश्चात विद्यार्थी पालक को देने हो तो एडमिशन रिसिप्ट प्राप्त की जा सकती है। एडमिशन करने के बाद अगर आप पेरेंट्स को रिसिप्ट देना चाहते हो तो आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बच्चे की पूरी ही जानकारी मिलेगी, फोटो भी आएगी बच्चे की, ठीक है, और इसे आप फाइल में भी अटैच कर सकते हैं। आईडी कार्ड, ठीक है, इस सीट पर एक विद्यार्थी का आईडी कार्ड प्राप्त किया जा सकता है, और मल्टीपल आईडी कार्ड, ये सिंगल आईडी कार्ड है, इस पर एक बच्चे का प्राप्त कर सकते हैं, और मल्टीपल आईडी कार्ड है ना, इस सीट पर एक साथ 9 विद्यार्थियों का आईडी कार्ड प्राप्त किया जा सकते हैं। आईडी कार्ड आसानी से बन जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना होगा, केवल आप एडमिशन करेंगे और फोटो अपलोड करोगे तो आईडी कार्ड ऑटोमेटिक वहां पर बन जाएंगे, ठीक है। मंथली अटेंडेंस, यहाँ पर आपको टोटल अटेंडेंस भी आप दर्ज करके रख सकते हैं, जैसे आरटी वर्क के लिए या रिजल्ट शीट के लिए बहुत जरूरी होता है वो, तो इस सीट पर विद्यार्थी को कुल मासिक उपस्थिति और कुल कार्य दिवस दर्ज किया जा सकते हैं। हर महीने की आपको जो टोटल वर्किंग डे होंगे और जो टोटल अटेंडेंस होगी बच्चे की वो आपको यहाँ पर दर्ज करना होगी। एक है फीस स्ट्रक्चर, ठीक है, जो फीस संरचना, यानी कि आपको यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर है, आपको फीस यहाँ पर इंटर करना अनिवार्य है। इस सीट पर क्लास वाइज, व्हीकल रूट वाइज, हॉस्टल के शुल्क की जानकारी दर्ज करना होगी। आपको वीडियो में आगे बताऊंगा मैं किस तरीके से यहाँ पर फीस इंटर करना है। और फी रिकॉर्ड, और इस सीट पर प्रवेश करते ही स्वतः विद्यार्थी को शुल्क प्रदर्शित होने लगेगा, आपको केवल शुल्क में छूट एंड छूट का कारण दर्ज करना होगा। ये जो फी रिकॉर्ड है, जैसे ही आप एडमिशन करेंगे और ये जो फीस स्ट्रक्चर में जाकर फीस इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक बच्चे की फीस वहां पर आ जाएगी, आपको फीस अलग से इंटर नहीं करना है, ठीक है, कि किस बच्चे से कितनी फीस ली जा रही है आपको इंटर नहीं करना है, ऑटोमेटिक ही वहां पर आ जाएगी। मगर अगर आप कोई डिस्काउंट देना चाहते हो, कोई छूट देना चाहते हो, तो आप छूट जो भी डिस्काउंट देना चाहते हो वो अमाउंट आपको दर्ज करना है, उसका कारण अगर आप दर्ज करना चाहते हो तो कर सकते हैं, ठीक है। फी डिपॉजिट, जिस विद्यार्थी को शुल्क जमा करना चाहते हैं उसके स्कॉलर क्रमांक का चयन करके फॉर्म के माध्यम से शुल्क जमा किया सकता है, बहुत आसानी से, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हमें जो बच्चे की फीस डिपॉजिट होती है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप फी डिपॉजिट का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्म के थ्रू बहुत आसानी से काम हो सकता है, ठीक है। फी कलेक्शन, अब ये जो डिपॉजिट फॉर्म है उसके माध्यम से जो भी हम फीस जमा करेंगे वो इसी सीट पर सेव होगी, ठीक है, यहाँ लिखा है फॉर्म के माध्यम से जमा किया गया शुल्क इसी सीट पर सेव होगा। फी कलेक्शन रिपोर्ट, अब जैसे फी कलेक्शन तो हो रहा है, उसकी रिपोर्ट भी हमें मैनेजमेंट को देना है, ठीक है, संस्था प्रमुख को देना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ फी कलेक्शन रिपोर्ट, इस सीट पर जमा किए गए शुल्क की रिपोर्ट अलग अलग क्राइटेरिया के अनुसार सर्च किया जा सकता है, प्रिंट किया जा सकता है, ठीक है।
फी रिसिप्ट, इस शीट पर जमा किए गए शुल्क की रसीद 2 प्रतियों में प्राप्त की जा सकती है, प्रिंट की जा सकती है। यानी कि फी रिसिप्ट भी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। एक दिक्कत होती है, जैसे अगर हमको हाथ से रिसिप्ट नहीं बनाना है तो ऑटोमेटिक यहाँ फी रिसिप्ट बन जाएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, केवल रिसिप्ट नंबर इंटर करना है और सर्च बटन पर क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ 2 प्रतियों में फीस रिसिप्ट आएगी, एक स्कूल कॉपी रहेगी और एक पेरेंट्स कॉपी रहेगी। ठीक है, फी स्टेटमेंट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस शीट पर विद्यार्थी के शुल्क का स्टेटमेंट प्रिंट किया जा सकता है। जैसे स्टूडेंट ने कब कब कितनी कितनी फीस जमा की है उसका पूरा स्टेटमेंट डेट वाइज है ना, रिसिप्ट नंबर वाइज, फी टाइप वाइज ऑटोमेटिक ही पूरा निकल जाएगा और उसमें बच्चे की पूरी फीस भी मेंशन रहेगी कि किस हेड से उसको कितनी फीस लग रही है, उसकी डिटेल भी रहेगी। रिमेनिंग लिस्ट, और इस सीट पर अलग अलग क्राइटेरिया के अनुसार बकाया शुल्क की सूची प्राप्त की जा सकती है, प्रिंट की जा सकती है। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि किस बच्चे की कितनी फीस बाकी है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आके आपको केवल जिस क्लास की देखना है, क्लास इंटर करके सर्च बटन पर क्लिक करना है, ऑटोमेटिक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी किस बच्चे की कितनी फीस बाकी है। यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि जिन बच्चों की फीस बाकी नहीं है वो शो नहीं होंगे, केवल जिनकी बाकी है केवल वही शो होंगे रिमेनिंग लिस्ट में। ठीक है, आप नाम के अनुसार भी सर्च कर सकते हैं। किसी पेरेंट्स, कोई एक पेरेंट्स के अगर 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं तो आप पेरेंट्स के नाम से भी सर्च करेंगे तो तीनों बच्चों की डिटेल आ जाएगी, है ना। व्हीकल रूट वाइज भी कर सकते हैं। अब लिखा है स्कूल फी लिस्ट, इसमें क्या है, इस सीट पर स्कूल का कक्षा और विद्यार्थी का स्कूल शुल्क, जमा शुल्क, बकाया शुल्क प्रतिशत होगा। ये जो स्कूल फी लिस्ट है इसमें आपको जिस भी क्लास की लिस्ट देखना है उस क्लास को सिलेक्ट करना है, उसमें टोटल फी है ना, रिकवरी कितनी हुई और रिमेनिंग क्या है, मतलब उसने टोटल उसकी फीस कितनी बन रही थी, उसने जमा कितनी कर दी और कितनी बाकी है वो शो होगी वहाँ पर। व्हीकल फी लिस्ट, इस सीट पर वाहन शुल्क का व्हीकल रूट वाइज विद्यार्थी का कुल शुल्क, जमा शुल्क, बकाया शुल्क प्रतिशत होगा। सेम इसी तरीके से जैसे स्कूल फी लिस्ट शो हो रही थी उसी तरीके से व्हीकल फी लिस्ट भी शो होगी, इसमें टोटल फी, रिकवरी और रिमेनिंग तीनों शो होगा। और हॉस्टल फी लिस्ट, हॉस्टल का भी सेम वही प्रोसेस है। ओल्ड फी लिस्ट, ओल्ड फीस का भी ऐसा रहेगा, अगर किसी बच्चे की पुरानी फीस बाकी है तो वो भी वहाँ पर शो होने लगेगी कितनी थी, कितनी जमा हुई और कितनी बाकी है। और टोटल फी लिस्ट, अगर आपको ये नहीं देखना तो आप टोटल भी देख सकते हैं, क्लास वाइज सर्च कर लिया, किस क्लास के कितने बच्चे, उसमें बताएगा भी कि कितने बच्चे आपके पास किस क्लास में पढ़ रहे हैं, कितने बच्चों का कितना शुल्क बनता है, कितनी फीस बनती है, कितनी जमा हो गई और कितनी रिमेनिंग है। फिर आखिरी बनेगा बच्चे का फीस समरी, है ना। इस सीट पर स्कूल, व्हीकल, हॉस्टल, ओल्ड और टोटल के शुल्क की समरी प्राप्त की जा सकती है, प्रिंट की जा सकती है। आपको फीस समरी भी मिल जाएगी। ठीक है, फीस समरी मिल जाएगी, किस क्लास की कितनी फीस बाकी है, कितनी रिकवरी हो गई, परसेंटेज के साथ सब शो होने लगेगा। नीचे आप देखेंगे डेवलपर डिटेल्स। ठीक है, इसमें सॉफ्टवेयर डेवलप की डिटेल दी गई है, मेरी डिटेल दी गई है, हमारा चैनल का नाम लिखा गया है। और यदि आप इस सॉफ्टवेयर को, इस एक्सेल फाइल को आपकी संस्था में उपयोग करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आवश्यक दिशा निर्देश और सीटवार कार्य प्रणाली की जानकारी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो इसकी मास्टर सेटिंग है वो हमें किस तरीके से करना है। मास्टर सेटिंग को हम एक बार समझ लेते हैं। मैं मास्टर सेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूं। मास्टर सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर लिखा है कि इस सीट पर किसी भी प्रकार की छेड़खानी ना करें। ठीक है, अगर आप यहाँ किसी प्रकार छेड़खानी करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ एरर शो हो सकते हैं। तो जो ये एरिया जो दिख रहा है इतना, इस एरिया में हमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, किसी प्रकार से कोई भी एडिट नहीं करना है इस एरिया में, और जरूरत भी नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। केवल ये जो व्हीकल रूट दिए गए हैं इसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे व्हीकल रूट पहला लिखा गया सेल्फ, तो आपको सेल्फ के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना। सेल्फ यानी कि वो खुद से आते, खुद की सुविधा से आते हैं। अब यहाँ व्हीकल रूट 1 से लगाकर व्हीकल रूट 15 दिए गए। आपका जो भी व्हीकल रूट होगा वो आपको यहाँ पर टाइप करते आना है। व्हीकल रूट 1 2 3 जो भी रहेगा आपका टाइप करते आना है। जैसे मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ ABC, ठीक है, XYZ, जो भी आपका ऐसा रूट रहेगा वो, है ना। ठीक है, ये डेमो रोड ऐसा लिख दिया, या डेमो कॉलोनी में ऐसा लिख दे रहा हूँ। जो भी आपका रूट रहेगा वो रूट आप इस तरीके से टाइप करते जाना। ठीक है, 15 तक, है ना। जितने भी रूट होंगे उतना आपने टाइप कर देना। केवल इतना काम आपको यहां पर करना है। आशा करता हूं आपको आवश्यक दिशा निर्देश और मास्टर सेटिंग समझ में आ गई होगी। जो आगे की जो जानकारी है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।